नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमने इस चैनल पर नया नॉवल भी शुरू किया है, वो भी लाजमी देखिएगा। डॉक्टर जो राउंड पर आए थे बच्चे को इस तरह रोता देखकर आहत को देखते हुए ठीक बोले, अनमोल तुम अरहम और हसाम को अपने साथ ले जाओ। जब मेरी बहन मिल जाएगी तो तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा और हम अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आहत ने अनमोल को देखा था जो नजरें नीचे किए डॉक्टर की बातें सुन रही थी। जब आहत का फैसला सुनकर हैरत से उसे देखने लगी। आप लोग प्लीज मेरे साथ कार में चले, मैं बच्चों का छोटा मोटा सा सामान रात में भिजवा दूंगा। ताहिर साहब ने सबको बाहर निकलने का इशारा किया था। वो जानते थे इतने सारे लोग रिक्शा में नहीं आएंगे, जब ही खामोशी से आहत की बात मानी थी। कहाँ है तेरी बीवी? बोल कमीने, खुद मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था? तू क्या समझा था तू मुझसे बचकर निकल जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? खालिद ने फाइज के पेट पर लात मारी थी। फाइज दर्द से मारे कर रहा। वो अब किसी काबिल नहीं रही। उसे देखकर तुझे घिन आएगी। फाइज अपना मुंह साफ करता बोला जहां से खून निकल रहा था। क्यों? तूने ऐसा क्या कर दिया? बोल। एक तो हार गया, ऊपर से अपनी बात से मुकर रहा है। ना पैसे दे रहा है ना बीवी। कहीं तुझ जैसे कमीने की भी गैरत तो नहीं जाग गई? खालिद ने शर्ट से पकड़कर उसे उठाया। वो मना कर रही थी कि तुझे खुश नहीं करेगी और जुबान चला रही थी मेरे आगे जब भी मैंने उस पर एसिड फेंक दिया। फाइज ने मुंह टेढ़ा किया था। क्या तूने तूने क्या किया? अब तू मुझे मेरे 10 लाख दे। खालिद ने उसके गाल पर मुक्का मारा था। मेरे पास नहीं है यार, तू तो दोस्त है ना मेरा, माफ कर दे। 10 लाख मुझ पर भी पैसे आएगा तो दे दूंगा। फाइज ने उसके आगे हाथ जोड़े। ए फकीर की औलाद, तेरे पास कहाँ से आएंगे ये 10 लाख? सोने की चिड़िया को तो तूने किसी काम का नहीं छोड़ा। खैर, खालिद नाम है मेरा, जुबान का पक्का हूँ। मैंने कहा था मेरी बीवी यहाँ 10 लाख, दोनों ना हो तो तेरी मौत। खालिद ने उसे दिखा दिया था, जिसकी वजह से फाइज का सर दीवार पर लगा था। कमरे में जा रहा हूँ आराम करने को। आधे घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया से रुखसत करो इसे, और इसकी लाश तक की किसी को खबर नहीं मिलनी चाहिए। इसे गायब करो यहाँ से। जी साहब, तीनों बंदे एक साथ बोले। ये तो क्या बोल रहा है? मैं तो दोस्त हूँ तेरा। अरे छोड़ो मुझे। बुलाओ इसे। मैं फाइज हूँ, फाइज तेरा यार, तेरा जिगर। खालिद तू बात तो सुन यार, फाइज चीखा था। अब ये दवाई अपने जख्म पर लगाएं और खून आए तो रुई से अच्छे से साफ कर लीजिएगा, और प्लीज नेक्स्ट टाइम दिखाने आए तो फीस पूरी लाइएगा। जी डॉक्टर। हानिया अपना दुपट्टा आधे चेहरे पर डालती। न जाने कितने दिन हो गए थे, ना वो आया था ना उसका कोई अता पता था। उसके सब दोस्तों से फोन करके पूछ लिया था जिसे वो जानती थी। वो सब क्या यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि फाइज कहाँ है। अब वो नाउम्मीद हो गई थी और उसकी तलाश भी छोड़ दी थी। शायद वो उसे लूट कर छोड़कर जा चुका था। इस फ्लैट से उसे कागजात मिले थे जिसे बेचकर वो एक छोटे से घर में आ गई थी, वरना वो रात तो होते ही उसे आया दोस्त नशा करके आ जाते थे घर के बाहर। अब उसे जॉब की तलाश थी। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ करना जरूर था। अब तो बच्चों से मिलने की तड़प भी मजीद बढ़ गई थी। अभी वो घर की तरफ ही जा रही थी, स्कूल के आगे से जा रही थी, जब सामने ही छोटे से बच्चे को 2-3 बच्चे तंग कर रहे थे। वो बच्चों की आवाज पर थोड़ा करीब आई, जहां से अब बासानी उनकी आवाज सुनी जा सकती थी। अरे यार, तुम्हारी मामा भगोड़ी थी है ना? तुम्हारी मामा बात बताती तुम्हें, और तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी मामा छोड़कर भाग गई। एक बच्चा उसे देखकर बोला, जबकि दोनों बच्चे हंसे थे। अरहम के फूले गाल गुस्से से लाल हुए थे। उसने सोच लिया था कि वो आज स्कूल जाते ही अनमोल को बताएगा। 2-3 बच्चे रोज उसे तंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं तुम्हारी शिकायत अपनी मामा से लाऊंगा। अरहम उन्हें देखता आगे बढ़ा। अरहम मेरी जान, मेरा बच्चा। जबकि बच्चे के पलटने पर हानिया बच्चे को देख चुकी थी, जो उसका अरहम था, उसका बेटा। हा, क्या बोलोगे अपनी भगोड़ो माँ को? वो लोग हंसे। मेरे लिए अनमोल मामा भगोली नहीं है, अरहम कहता गुस्से से बच्चों को मारने के घर से आगे बढ़ने लगा। अरहम की मामा की जान। अरहम। हानिया भागकर अरहम के पास आई थी और नीचे झुककर उसे गले से लगाया। आप तो अने हते। अरहम ने घिन खाते हुए अपनी 2 उंगलियों से अपने पीछे किया था। अरहम, मैं आपकी मामा हूँ मेरी जान, आप भूल गए मुझे? हानिया ने अपने दोनों हाथों पर अपने होंठ रखे थे। दूर रहे आप, मैं अपनी मामा तो बोलूंगा आपकी शिकायत। अरहम उसका जला चेहरा देखकर मजीद खौफजदा हुआ था और बिलक बिलक कर रोने लगा। अरे कौन हो तुम? ये बच्चा किसके साथ क्या कर रही हो? शक्ल से तो बच्चे चोरी करने वाले लग रही हो। शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? बच्चा तुम्हें देखकर डर गया है, दूर हटो पीछे बच्चे से। चौकीदार ने उसे दूर किया था और अरहम को स्कूल के अंदर भेजा। हानिया वहीं बैठी फूट फूट कर रो दी थी। अब उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। नहीं, ये गलती नहीं है, गुनाह है। हाँ, मैंने गुनाह किया है। इसे बड़ी और क्या सजा मिलेगी मुझे कि मेरे ही बच्चे मुझसे डर रहे हैं, लोग घिन खा रहे हैं मुझसे। भाई प्लीज आप नाश्ता कर लें, 2 दिन हो गए हैं आपने कुछ नहीं खाया। ऐसे कैसे आप भाभी को ढूंढेंगे? अनमोल ने नाश्ते की ट्रे साइड पर रखी। अनमोल, मैं क्या करूं? 1 हफ्ता हो गया, उसको कोई पता नहीं चला है। मैं अब और उसके बगैर नहीं रह सकता। समीर अब रो पड़ा था। भाई आप रोए मत, मिल जाएंगी भाभी, प्लीज आप उन्हें ढूंढे, जरूर मिलेंगी। अनमोल अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खुद भी घबरा गई थी। हिना ने साफ मना कर दिया था कि वो उसे नाश्ता देने नहीं जाएंगी, क्योंकि वो अपने बेटे की ऐसी टूटी बिखरी हालत नहीं देख सकती। कैसे मिलेगी बताओ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे? कोई ऐसी जगह जहाँ नहीं ढूंढा हो। जहाँ आहद ने बोला उसके साथ चला गया, पर वो नहीं मिली।
अब अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं अब और नहीं रह सकता उसके बगैर। समीर की आंखों से कई आंसू निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुए थे। भाई आप ये नाश्ता करें। ये आपने अपनी कैसी हालत बना ली है, ना ठीक से खाते हैं ना पीते हैं, सुबह उठकर दुकान पर चले जाते हैं, आधी आधी रात तक घर से गायब रहते हैं। अनमोल ने पराठे का एक नवाला तोड़कर अंडे से लगाकर उसे दिया। ना नहीं अनमोल, अभी भूख नहीं है। दिल चाहेगा तो खा लूंगा। समीर ने उसका हाथ पीछे किया। भाई अनमोल प्लीज जाओ। समीर सख्त लहजे में बोला। जी भाई। अनमोल उठी थी और खामोशी से उसके कमरे से निकली। उसे अब हसाम की फीडर तैयार करनी थी, जिसे बच्चे उसके पास ही रह रहे थे। अहद शाम के वक्त आता, अपने बच्चों से मिलकर चला जाता। अनमोल के सामने नहीं आती थी। अहद रोज सुबह गार्ड को भेज देता जो अरहम को स्कूल छोड़ने और लेने जाता। वो भी पूरा पूरा दिन ऑफिस और सजल की मालूमात में निकाल देता, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दुबई से कॉल आती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं समीर बात कर रहा हूँ। वो आपने कल अपनी वाइफ के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ऑफिसर बोला। जी सर। क्या हुआ, मेरी वाइफ मिल गई? समीर जल्दी से बेड से उठा था। वो बेड पर लेटा अपनी शादी की तस्वीरें देख रहा था। किसी पिक में सज्जल मुस्कुराती, किसी में शर्माती, किसी में नजरें झुकाती। अभी वो यही देख रहा था जब किसी नंबर से उसके पास कॉल आई। उसने पहले ही बेल पर कॉल उठा ली थी। कल रात हमें एक लड़की की लाश मिली है, जिसका पहनावा ओढ़ना तो बिल्कुल वही लग रहा है जैसा आप बता रहे थे। उनका किसी ने रेप किया है और बीच सड़क पर उसे फेंक दिया, जिसकी वजह से कोई गाड़ी वाला उनके ऊपर गाड़ी चलाता चला गया। आज अब उनका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, प्लीज आकर देख लें। और वो कुछ और भी कह रहा था जबकि समीर के हाथ से मोबाइल नीचे गिरा था और चकनाचूर हुआ। नहीं नहीं, वो मेरी सज्जल नहीं हो सकती। समीर का सांस लेना दुश्वार हुआ था। उसे ऐसा लगा वो अब सांस नहीं ले पाएगा। धड़कनें बंद होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे धड़कता दिल किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। वो जल्दी से बाइक की चाबी लेता बाहर भागा। बस बेटा जल्दी से घर आ जाओ, इतनी सजा काफी है मेरे बच्चे के लिए। मैं अब और उसकी ये हालत नहीं देख सकती। हिना ने आज खुद सज्जल की दोस्त के मोबाइल पर कॉल की थी। अम्मी, पर बेटा एक माँ के बारे में सोच लो। वो अब भी कैसा भागा भागा टूटी बिखरी हालत में गया है। अगर तुम उसे देखती तो शायद तुम्हें तरस आ जाता उस पर। हिना बेड पर बैठी। अभी तो समीर घर से निकला था। उसे इस तरह जाता देख हिना की रूह कांप गई थी। उन्होंने खुद फैसला किया सजल को बुलाने का, वरना वो 1 महीने तक बुलाने का इरादा नहीं रखती थी उसे। अम्मी और राहत भाई, हाँ मेरी जान, तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। रोज आता है बच्चों से मिलने। एक उम्मीद भरी नजर अनमोल पर डालता है, शायद वो साथ चले, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलता, क्योंकि उसने खुद से शर्त लगाई है जब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढ लेता बच्चों और अनमोल को लेकर नहीं जाएगा। हिना बेगम ने तफसील से सारी बात सजल को बताई। ठीक है, अभी मुस्कान उठती है तो मैं उसे बोलती हूँ, वो छोड़ देगी मुझे घर। ध्यान से आना और अपनी दोस्त को लेकर आना। उन्होंने कहते कॉल कट की थी। क्या हुआ अम्मी, भाभी आ रही हैं? अनमोल जो हसान को गोद में लिए अपने बेड पर बैठी थी, हिना के मोबाइल रखने पर खुशी से बोली। हाँ सजल आ रही है और उसकी दोस्त भी आएगी। चलो उठो, कुछ अच्छा बना लेते हैं। पहली बार बहू की दोस्त घर आएगी। हिना ने मोबाइल साइड पर रखा और हसाम का गाल चुमकर बेड से उठी, जो अपना खिलौना मुंह में लिए हुए था, और वो उनके प्यार करने पर बुरा सा मुंह बनाने लगा। उसके रोने पर हिना मुस्कुराई थी। हसाम अनमोल के अलावा किसी को प्यार करने नहीं देता था। जी ठीक है मामा, वैसे भाभी की दोस्त ने भाभी का कितना ख्याल रखा है। अगर इस रात वो ना होती तो भाभी पता नहीं कहाँ जाती, क्योंकि वो कह कर गई थी घर नहीं जाएंगी। हाँ बड़ी अच्छी बच्ची है, चलो तुम उसे सुलाकर आ जाओ, जब तक मैं देखती हूँ क्या बनाना है, और मैं इन्हें बता दूं कि उनकी बहू आ रही है। हिना खुशी खुशी कमरे से निकली थी। ना नहीं नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है। समीर ने एक नज़र में उस लाश को देखा था और जल्दी से अपना मुंह फेरा, क्योंकि वो लाश अब देखने के काबिल नहीं रही थी। पूरा मुंह बिगड़ चुका था। जी ठीक है, अगर ये आपकी वाइफ नहीं है तो हम इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वो बहुत जल्द मिल जाएंगी। प्रोफेसर ने पुलिस वाले ने समीर को जवाब देते ही पास पड़े शख्स को इशारा किया था, जिसने वहां से सर हिलाते इस लाश के मुंह पर कपड़ा डाला। सर प्लीज आप जल्दी मेरी वाइफ को ढूंढे। समीर का दिल बेचैन हुआ था। एक हफ्ता हो गया था इस दुश्मन जान से मिले हुए, ऊपर से ये लाश न जाने किसकी बहन की बेटी की थी। ये आप परेशान मत हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चला हम आपको बता देंगे। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर ने उनका हाथ मिलाया और अब उसे दुकान जाना था। जल्दी जल्दी कदम उठाता बाहर की तरफ निकला। बेटा मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखा। हिना बेगम मुस्कुराई थी और सजल का माथा चूमकर उसे अपने साथ बिठाया था। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी दोस्त भी है तो वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं वहां से गुजर रही थी जब मैंने इस पागल को देख लिया, जो सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही थी। अगर मैं वहां से ना गुजर रही होती तो मैं इसे ना देखती तो न जाने ये कहाँ जाती। मुस्कान ने सजल को घूरा था। सजल बेटा, जब तुम घर से निकली थी तुम्हें सीधा अपने घर जाना चाहिए था। मैंने पैसे भी दिए थे तुमको, रिक्शा करके आराम से घर पहुंच जाओ। हिना ने प्यार से उसे देखते कहा। आंटी मैंने आपको बोल दिया था मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने दीजान से वादा किया था मेरी लाइफ में कोई भी मसला हो कभी लड़कर घर वापस कदम नहीं रखूंगी। तो मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकती थी? सजल उंगलियां चटखाती बोली। वो तो अच्छा था, मुस्कान ने हमें फोन करके बता दिया। अब आप इनके पास रहो, वरना अम्मी और मैं इतना परेशान हो गए थे जब भाई ने बोला आप घर पर नहीं है। अनमोल मुस्कान को स्माइल पास करती बोली। और बेटा तुम पाकिस्तान कब आई हो? बहू तो बता रही थी तुम शादी होकर बाहर शिफ्ट हो गई थी। आंटी वो मेरे कजन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और मामा पापा की याद भी आ रही थी, तो बस उसके लिए आना होगा। इसी रात मैं इसे हॉस्पिटल से घर लेकर आ रही थी। जब ये मैडम सड़कों पर फिरती नजर आई तो मैं इसे अपने साथ लेकर घर गई।
3 दिन बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि अब आ जाओ, लेकिन उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। अब मैं कल चली जाऊंगी। मुस्कान इन्हें प्यार से देखती सारी बात बताने लगी। इसे ये लोग बहुत पसंद आए थे। जब से सज्जल इसके पास थी, रोज अनमोल और हिना इससे बात करते थे। चले आंटी, बहुत टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। मुस्कान ने अपना हैंड बैग कंधे पर डाला और उठने लगी। अरे बैठो बच्ची, हमारी बेटी की दोस्त पहली बार घर आई है, खाए पिए बगैर कैसे जाने दे सकते हैं। जाओ बेगम, खाना लगाओ। ताहिर साहब जो कमरे में बैठे उन सबकी बातें सुन रहे थे, उसे जाता देखकर अपनी व्हील चेयर धकेलते कमरे से बाहर आए। नहीं अंकल, बस मैं जाऊंगी। अरे बैठो बैठो, जरा खाना बनाया है, मैं खाकर जाना। जब तक तुम तीनों बातें करो, मैं लगाती हूँ। हिना ने मुस्कान को दोनों कंधों से पकड़कर बिठाया था और खुद किचन में गई। ताहिर साहब भी पीछे पीछे इनके किचन में आ गए थे। वो क्या बैठते बच्चियों के बीच में। भाभी जी, जितना आपने मेरे भाई को तड़पाया है ना, इसे कई ज्यादा सजा के लिए तैयार रहना। अनमोल ने सज्जल को जुबान चढ़ाई थी, जो हिना के जाते साथ ही बार बार उस इधर उधर देख रही थी। कौन सी सजा? गलती उनकी थी। सज्जल के डर के मारे हाथ पैर ठंडे हुए थे। वो जानती थी समीर का जुनूनीपन। आप इधर उधर क्या देख रही हैं? अभी भाई नहीं है घर पर। अगर होते ना तो अभी उठाकर अपने कमरे में ले जाते। बेटा, आपकी दोस्त का ख्याल किए, वैसे भी आपने इतना तड़पाया है मेरे भाई को, इसीलिए मैं इनका साथ दूंगी। अनमोल ने कंधे झुकाए और रोते हुए हसाम को सज्जल से लिया था, जो उसके पास आने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। यार क्यों डरा रही हो मेरी दोस्त को? मुस्कान सज्जल का चेहरा देखकर हंसी, जो डर की वजह से पीला पड़ रहा था। इसके साथ साथ अनमोल भी कहका मारकर हंसी और हसाम को गले से लगाया। जी नहीं, कोई मैं नहीं डरा रही तुम्हारे भाई से, और तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। अनमोल, सज्जल ने उसे घूरा। अनमोल मुस्कुराई थी, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर मुस्कुराहट एकदम सिमटी। भाई? सज्जल सोफे से उठी थी और आहत के गले लग गई, जबकि आहत हैरत से अपनी बहन और इन मैडम को देख रहा था, जो पूरे 1 हफ्ते से इनका सुकून बर्बाद करके बैठे हंस रहे थे। कहाँ थी तुम? आहत संजीदा सा मुंह बनाकर बोला, क्योंकि वो मैडम उसे देख अरहम को लेती कमरे में भाग चुकी थी। आहत आज खुद अरहम को स्कूल लेने गया था। जब रास्ते में ताहिर साहब की कॉल आई तो उसे यहाँ आना पड़ा, वरना वो सोच रहा था अरहम को पॉक वगैरह लेकर जाएगा कि सुबह का पूरा हफ्ता गार्ड उसे बता चुका था। वाकया उसे गार्ड बता चुका था, जिसकी वजह से अरहम चुपचाप था। वो भाई, मैं मुस्कान के घर पर थी। सज्जल मुस्कान को एक नजर देखकर बोली, हमारा घर नहीं था क्या? तुम्हें पता है समीर कितना पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, और वो यकीन अब भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। आहत सख्त लहजे में बोला, भाई मुझे भी आपको एहसास दिलाना था कि हानिया अब आपकी जिंदगी से जा चुकी है। अब अनमोल आपकी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी और खूबसूरत हमसफर से नवाजा है, और आप उसकी कदर ही नहीं कर रहे। सज्जल मायूसी से बोली, मुझे हो गई है कदर उसकी। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ था। जिस दिन तुम मिल जाओगी उस दिन मैं अनमोल को साथ लेकर जाऊंगा। ये बात मैं सबसे कह चुका हूँ। आज मैं अनमोल को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। अरे बेटा आ जाओ, खाना खा लो। ताहिर साहब ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि आज तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ ले जाओ। जी आंटी। आहत ने एक नजर बंद कमरे को देखा था और रोते हुए हसान को गोद में उठाया, जो उसे देखकर हसान सोफे पर छोड़कर अरहम को लेकर अंदर चली गई थी। मैंने अनमोल से कह दिया है, वो पैकिंग कर रही है। जब तक तुम लोग आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। हिना ने तीनों को देखती बोली, बेटा टाइम देखा है, क्या हो रहा है? ताहिर साहब जो लॉन्ज में बैठे खबरें सुन रहे थे, समीर को उजड़ी हालत में कमरे में जाता देख बोले, जी बाबा वो काम था, देर हो गई। समीर उनकी आवाज पर रुका था और पलटकर इन्हें देखता बोला, रोज तुम देर से आ रहे हो समीर, ये पहली बार नहीं है। ताहिर साहब पहले इसकी लाल अंगारा आंखें देख खुद भी घबराए थे, मगर फिर संभल कर बोले, सॉरी बाबा, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समीर नजरें नीचे के फर्श पर गाड़े बोला, आइंदा होना भी नहीं चाहिए। ताहिर साहब रिमोट से एलईडी की आवाज हल्की करते बोले थे, जी बाबा। समीर ने जवाब देता कमरे में जाने लगा था। कहाँ जा रहे हो? खाना खाओ पहले, सुबह से भी कुछ नहीं खाया। हिना से बोलो खाना लगा दे तुम्हें। बाबा अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में अनमोल से लेकर खा लूंगा, आप लोग सो जाएं। समीर फीका सा मुस्कुरा दिया, अनमोल बेटी होगी तो उससे लोगे ना, वो जा चुकी है अपने शौहर के साथ, आज ही मैंने भेज दिया उसे। बाबा पर आपने मुझसे पूछा भी नहीं। समीर हैरत से आंखें बाहर निकाले बोला, क्यों, तुम घर में होगे तो पूछूंगा ना। वैसे भी उसका बाप अभी जिंदा है, जब मर जाएगा तो तुम कर लेना अपनी बहन का फैसला। वो दो टोक लहजे में बोले, इन्हें मुनासिब नहीं लगा सज्जल की मौजूदगी का बताना। जी ठीक बाबा। समीर बस इतना बोला था और अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरे की वजह से वो उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाया था, ना कमरे की लाइट जलाना मुनासिब समझा। ऐसे ही अंधेरे में अलमारी में से आके अपना बड़ा सूट निकालकर वॉशरूम में दाखिल हुआ। वो जो कंबल में लिपटी हुई थी, डर के मारे हौले हौले वजूद लरस रहा था। कमरे का दरवाजा बंद खुल होने पर झट से आंखें खोली, पर मुंह पर अब भी कंबल से बाहर नहीं निकाला था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी उसे ऐसे लेटे जब दिल उछलकर हलक में आया, क्योंकि वो ऐसे ही फ्रेश होता बेड पर आकर लेटा था जब समीर को कुछ गैर जरूरी सा महसूस हुआ। फौरन बेड से उठा और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। तो तुम? समीर हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगा, जो अपनी जगह से कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। उसकी आवाज पर सज्जल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। दिल में अजीब सा डर भी था। समीर, मैं अभी वो कुछ कहती जब समीर उसे खींचकर अपनी रूह
रूबरू खड़ा कर चुका था। वो किसी टूटी हुई बिखरी डाल की तरह उसके सीने से आकर लगी थी। क्यों गई थी तुम मुझे छोड़कर? बोलो, क्यों गई थी? समीर ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधे थे और उसे अपने और बीच का सारा फासला खत्म कर दिया था। उसकी हरकत पर सजल की सांस रुकी थी। वो समीर सजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। क्यों मुझे छोड़कर? मैं निकाल रहा था तब भी नहीं जाती, लड़ती झगड़ती, मुझसे कहती घर मेरा है, क्यों जाऊं मैं? तो इस वक्त पागल हो रहा था। तुम तो ठीक थी ना, क्यों गई मुझे अकेला छोड़कर? मर रहा था तुम्हारे बगैर। समीर की आंख से एक आंसू निकला था और उसके बालों में जज्ब हुआ था। मैं भी आपके बगैर जी नहीं पा रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, पर ये मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना था। सज्जल भी उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। 1 हफ्ते से गायब हो, पता है पागल हो गया था मैं कितना, पर तुम नहीं मिल रही थी। समीर ने उसे खुद से पीछे किया था और उसका हाथ पकड़े बोला। आंखें अब भी नम थी, जो उसे देखकर बार बार भीग रही थी। नहीं, मैंने आपको बहुत याद किया, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। सज्जल उसे देखती बोली, जो उसके बगैर कितना बुझा बुझा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितने ही दिनों से खाना नहीं खाया हो। समीर बिना उसे जवाब दिए उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर उसके हर नक्श पर अपना लम्स छोड़ने लगा। समीर उसकी हालत पर रहम खाता पीछे हुआ था, वरना आज कोई इरादा नहीं था इस पागल लड़की को छोड़ने का। मैं खाना लाऊं आपके लिए? सज्जल गहरी सांसें लेती उसे देखती बोली, जो अब भी उसे ही देख रहा था। खाने को छोड़ो, इधर आओ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। समीर उसका हाथ पकड़ रहा था और बेड पर आकर बैठा, पर समीर कोई समीर नहीं। समीर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसे ऐसे चुप कराया। सज्जल ने घूर कर उसे देखा, वो अब भी उसकी नहीं सुन रहा था। कुछ माह बाद, हाथ प्लीज जल्दी चलाएं ना कार, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा, मुझे देखना है भाई का बेटा कैसा है वो। अनमोल ये बात अब तक 3 बार बोल चुकी थी। लड़ाका, बस भाई की फिक्र है, कभी मेरी और हमारी होने वाली बेटी की भी फिक्र कर लो, जो रोज मुझसे बोलती है बाबा मैं अपने दोनों भाइयों से कब मिलूंगी। आहद एक नजर उसे देखता मुस्कुराता बोला। उसकी बात पर अनमोल शर्म से लाल हुई थी और उसे चुटकी भरी। जो बेशर्मों की तरह आरम के सामने ऐसे बोलता, फिर वो न जाने कौन कौन से सवाल उससे पूछता था, जिससे वो शर्म से लाल पीली हो जाती। बाबा, मामा बाबा सही कह रहे हैं, मैं भी रोज पूछता हूँ हमारी बहन कब आएगी। अब तो हमारा एक और भाई भी है जिससे हम मिलने जा रहे हैं, पर आप है कि हमारी बहन को नहीं ला रही। अरम ने बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि हसाम पीछे कार में लेटा सो रहा था। बेटा, अभी तो आपको बहुत ज्यादा वाला इंतजार करना है, क्योंकि इतनी जल्दी बहन नहीं आती। आहत शीशे में से अरहम को देखता बोला, जो चॉकलेट खा रहा था और साथ साथ बड़ी गौर से उनकी बातें भी सुन रहा था। क्यों हम इतना इंतजार क्यों करें? सज्जल पुप्पो ने भी तो बेबी हॉस्पिटल से लिया है ना, आप भी लेकर आ जाएं प्लीज, फिर मैं भी और हसाम उसके साथ खेलेंगे और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। अरहम चॉकलेट का रैपर बाहर फेंकता इन दोनों को देखता बोला, जबकि उसकी बात पर अनमोल झटपटाई थी और शीशे से बाहर देखने लगी। बाबा की जान, बेबी हॉस्पिटल से लाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, वो अभी हमारे पास नहीं है, जब होंगे तो आपकी मामा और बाबा में जाकर ले आएंगे। अभी अरम और कोई सवाल करता जब किसी सामने मांगने वाली ने कार का शीशा बजाया। ट्रैफिक जैम की वजह से सब गाड़ियां रुकी हुई थी। आहद ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला था और अनमोल और बच्चों से पार कर शीशा खोल और उसे दिया था। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो हैरान हुआ, वो कोई और नहीं हानिया ही थी, जो अपना आधा चेहरा छुपाए हाथ आगे किए उससे पैसे ले रही थी। अनमोल भी हानिया को देख चुकी थी। आहत को देखकर हानिया की आंखों से कई आंसू बहे थे। फिर नजर पीछे गई, अपने बच्चों को देखा जो बहुत खुश और मुतमईन थे। शायद वो इन्हें इतना प्यार नहीं दे सकती थी जितना इस लड़की ने दिया। हानिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला जब आहत कार का चला चुका था। हानिया जल्दी से पीछे हुई थी और चबूतरे से लगकर फूट फूट कर रो दी। ना वो जॉब कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। लोग उसे अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे, बस उसने घिन खाते थे और वो भीख मांग मांग कर गुजारा करती थी। कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर दफा बच जाती। कहते हैं ना, अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो कैसे इन लोगों को माफ कर दे जिसने उसके बंदों के साथ बुरा किया। वो अपने हकूक तो माफ भी कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद की माफी नहीं देता जब तक उसका बंदा खुद अपने साथ बुरा करने वालों को माफ ना कर दे। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।